Welcome to Bihar Chhatra Sansad's Yuva Samvad. Today, we have amongst us a person whose career has spanned across multiple sectors, from being an IPS officer, being a cybersecurity expert. He has done it all. He is currently cyber response leader in a Big Four consulting firm. Without further delay, I'd like to invite our esteemed speaker for today, Mr. Ravindranath Patil, sir. He is also an academician and serves as Senior Director at MIT WPU Pune. So, thank you. Over to you. Thank you very much. Thanks for your kind words. First of all, my sincere thanks to Bihar Chhatra Sansad and Ankit Kumar ji for kindly hosting such a nice program. As committed to Ankit, अंग्रेजी में बोलना प्रेयस है, पर हिंदी में ही बात करना, राष्ट्रभाषा में ही बात करना श्रेयस है। तो मैं इस हिसाब से कोशिश यही करूंगा कि मैं राष्ट्रभाषा में सबसे बात करूं। And whenever the need arises, whenever there is something which is very technical, I would take a liberty of switching over to English. लेकिन मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय आपसे हिंदी में बात करूं। मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता हूं, आप सभी का समय बहुत मूल्यवान है और इसलिए मैं इस समय का जितना भी ज्यादा सदुपयोग किया जा सकता है उस हिसाब से मैं आपके सामने मेरा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करूंगा। क्या आप सभी मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? यस सर। प्रेजेंटेशन मोड में मेरा स्क्रीन देख सकते हैं आप? यस सर, दिख रहा है सर। थैंक यू सो मच। My request to all of you, if you can put your screen on silent mode, it will be much easier for me to communicate without any interruption. Now talking about exploring innovation in education during crisis. So it's just a 4 or 5 slide presentation. मैंने बहुत ज़्यादा स्लाइड नहीं बनाई है क्योंकि मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा, कम दिखाना चाहूँगा और ज़्यादा चिंतन करना चाहेंगे हम लोग और मैं आपसे सुनना चाहूँगा, आपके सवाल सुनना चाहूँगा और हम एक साथ जवाब ढूंढना चाहेंगे। एक बात समझनी चाहिए कि कोरोना वायरस का जो क्राइसिस है वो दुनिया के किसी भी सिलेबस में नहीं था, किसी भी मैनेजमेंट गुरु ने आज तक कभी किसी को सिखाया नहीं था। दुनिया का हर आदमी आज गरीब हो चुका है और शायद जो जितने ज्यादा अमीर थे उनकी जायदाद उतनी ही तुलना में घटी है। तो हम सभी लोग आज किसी भी समस्या का जवाब ढूंढने में लगे हैं and education is also one of the sectors. So let me start with the first slide. क्या एजुकेशन क्राइसिस है? एजुकेशन सेक्टर में आंसर इज यस, बहुत बड़ा क्राइसिस है। हम देख सकते हैं, पहली बात है कि एकेडमिक एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं और जिन स्टूडेंट्स को आदत थी कि हर साल टॉपर आते थे, कंपटीशन में फर्स्ट आने की आदत थी, हमेशा किसी भी स्पर्धा में आगे रहो, आज सडनली एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं या डिले हो रहे हैं, उसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सभी लोगों पे पड़ा है। उसके मार्क्स कैसे देंगे? कई सारे कॉलेजेस आज ये सोच रहे हैं कि हम एवरेज मार्क तो देंगे और अगले साल खुश करें लोगों को। अभी एवरेज मार्क की समस्या ये है कि जो सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठे होते हैं उनको फायदा होता है और सबसे आगे वाले बेंच पे होता है उसका नुकसान होता है। तो मेरे जैसे लोग थे जो कई सालों तक पीछे वाले बेंच पे बैठे थे, वो शायद खुश हो जाएंगे कि एवरेज मार्क्स मिल रहे, चलो अच्छी बात है। बट दिस रियली हर्ट्स बैडली टू ऑल पीपल हु स्टडी वेल एंड दैट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। दूसरी बात है कि हम ऐसी कोई समाज व्यवस्था खड़ी करते हैं जिसमें हम इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट और एवरेज स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते। ऐसी एजुकेशन सिस्टम हमें कहीं नहीं ले जाती। तो दैट्स अ बिग क्राइसिस फॉर अस।
तीसरी बात मैंने देखा है कि बिहार के कई लड़के बिहार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्टेट सिविल सर्विसेज हो या यूपीएससी हो, उसकी तैयारी में लग जाते हैं। मुझे पता है कई सारे मेरे बिहार के फ्रेंड्स और उनके रिश्तेदार दिल्ली में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। अभी आप सोचो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम रीशेड्यूल हो गई है, तो बहुत बड़ा सदमा है सभी लोगों के लिए, और इससे कैसे बाहर निकले किसी के पास जवाब नहीं है। बस हम इतना ही समझ सकते हैं कि we are not the only one facing this crisis, there are many। अभी आगे की बात देख लीजिएगा कि मैं कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के संपर्क में रहता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ। किसी को पता नहीं है कि अगला एकेडमिक ईयर कब शुरू होगा। लोगों ने सिर्फ बताया है कि हम अगस्त में प्लान कर रहे हैं, कोई सितंबर में बोल रहा है, कोई जैसे आईआईटी चेन्नई हो, आईआईटी दिल्ली हो, आईआईटी पवई हो, उन्होंने तो अनाउंस भी किया कि अगला साल पूरा हम लोग ऑनलाइन करेंगे। तो अभी आईआईटी के पास तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम किसी मधुबनी के कॉलेज से या महाराष्ट्र के भी धुलिया डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनको तो बहुत समय लगेगा इससे उभरने के लिए। अगला पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। मैं आज हांगकांग में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ कोई टेक्नोलॉजी की समस्या नहीं है, यहाँ 4G 5G नेटवर्क की समस्या नहीं है। लेकिन हम शहर से थोड़ा गांव चले जाते हैं तो नेटवर्क चला जाता है। हम कैसे जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, हम कैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे? इंटरनेट की स्पीड ही नहीं पकड़ती। मैंने एक फोटो देखा है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लोग छत पे बैठे हैं और छत पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। उनको लगता है कि छत पे थोड़ा सा इंटरनेट आ जाए, और ऐसे हालत में दुनिया पढ़ाई कर रही है। तो आई एम श्योर वेदर महाराष्ट्र और बिहार, वी आर नॉट इम्यून फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। देन और एक बात है कि हम लोग सडनली बोलते हैं कि चलो अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस के पास, स्कूल्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि अभी गूगल ने अनाउंस कर दिया कि गूगल मीट के लिए वो पैसा नहीं चार्ज करेंगे, फ्री करेंगे। उसकी वजह से कई सारे स्कूल का कल्याण हो गया, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए। कई सारे लोगों को प्रॉब्लम, आपने, मुझे पता नहीं आपने कभी गूगल मीट्स यूज किया है कि नहीं। जब मोबाइल के यूज करते हैं, कभी बैक बटन दबाते हैं तो आदमी लॉग आउट हो जाता है। तो ऐप में भी समस्या है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, और कई बार होता है कि टीचर्स कैमरे के सामने बैठे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि कैमरे के सामने बैठ के कैसे बात करनी होती है। तो जो टीचर्स क्लासरूम में बहुत सक्सेसफुल अच्छे टीचर्स हैं, these teachers are failing while conducting sessions before camera because I cannot feel the student, and that is a big problem. But क्या सारी दुनिया, the reason I'm talking to you, क्या सारी दुनिया यही सोचती रहेगी? क्या हम सारे स्टूडेंट्स यही सोच के चुप बैठेंगे, या खुद को कोसते रहेंगे, खुद के नसीब को गाली देते रहेंगे? मैं उल्टा सोचता हूँ, इसलिए मैं अगली स्लाइड में आपको सभी को चैलेंज करने वाला हूँ। मैं एक सर्विंग आईपीएस अफसर रहा हूँ, मैंने दुनिया के कई सारे चैलेंजेस देखे हैं। जब 26/11 का अटैक हो रहा था, तब मैं मुंबई में ओबेरॉय के नीचे खड़ा था। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कोरोना वायरस इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी समस्या मैंने 26/11 को रात को देखी थी। वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है जब मैंने एक स्ट्रेचर पे, 6 फुट के स्ट्रेचर पे 3 फुट की बॉडी देखी थी। इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जब मैं जे अस्पताल में चल रहा था तो इतना खून बह रहा था कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। इससे बहुत छोटी समस्या किससे हम जूझ रहे हैं। तो मैं अगली स्लाइड जो दिखाने वाला हूँ, वो आप सभी को मैं चैलेंज करूंगा, और मेरे आपसे सभी से विनती है, 5 मिनट ध्यान से वो स्लाइड देखिएगा। देयर इज नो क्राइसिस। मैं आपको उल्टा चैलेंज करूं। मैं जब ये बिहार छात्र संसद के साथ मेरा ये टॉपिक डिस्कस हुआ, तो मैंने एक सवाल पूछा था उनको कि जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे और जब हम कॉलेज में लेक्चर अटेंड करते थे, हम क्या खाक उखाड़ लेते थे? क्या हम कॉलेज में जाके लेक्चर अटेंड करते थे? मतलब मैं 98 में पास आउट हुआ था, 22 साल हो गए मुझे अपना कॉलेज अटेंड करते हुए। उस दौरान भी कॉलेज में लेक्चर ना अटेंड करना नॉर्म था। लेक्चर ना अटेंड करने वाला आदमी
हीरो माना जाता था, और लेक्चर अटेंड करने वाला आदमी एकदम स्टूडियस, कीड़ा, किताबी कीड़ा टाइप से लोग उसको देखते थे। तो अभी भी क्लासरूम, जब 6 महीने पहले की दुनिया सोचिए, दिसंबर 2019 तक की, जब कॉलेज में क्लासेस होते थे, हम कितने क्लासेस अटेंड करते थे और कितने क्लासेस बंक करते थे। तो यदि क्लास अटेंड करना हमारे जहन में कभी था ही नहीं, तो हम इतना क्यों टेंशन ले रहे? मैं दूसरा सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्लासरूम टीचिंग, कई बार 50, 60, 100 लड़के क्लासरूम टीचिंग में करते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सुनील कुमार जी से, आप आपका कैमरा ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप सोए हुए हैं, मैं आपको देख सकता हूँ कि आप सोए हुए हैं। ओके, ठीक है। बैठा हूँ सर, बैठा हूँ, सॉरी सर। नहीं, मेरे पास भी एक चॉइस था कि मैं एक पिलो लेके पीछे आराम से बैठ सकता था। मैंने इसलिए एक बढ़िया सी, आपको पता है जूम में बैकग्राउंड, तबियत ठीक नहीं है सर, तबियत ठीक नहीं है, टाइफाइड हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मजे में बोल रहा हूँ कि क्लासरूम टीचिंग में यही होता है कि क्लासरूम टीचिंग में टीचर पढ़ा रहा होता है, पीछे एक 2-4 लड़के, स्टूडियस लड़के छोड़ने के बाद बाकी कोई ध्यान नहीं देता। और उससे क्या होता है, टीचर ने पढ़ाने के बाद भी हमारी लर्निंग होती है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तीसरा ऑब्जर्वेशन देख लीजिए मेरा क्या है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि सदियों से भारत में जितने भी लड़के टॉपर आए हैं, मेरिट में आए हैं, कोई भी क्लासरूम की पढ़ाई से नहीं हुआ है। क्लासरूम की पढ़ाई के बाद भी उसको घर जाके अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। इसका मतलब है, जब आप खुद होम लर्निंग ना करें, होम स्टडी ना करें, होमवर्क ना करें, या प्राइवेट क्लासेस ना करें, मतलब सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई से टॉपर बनना नामुमकिन है। इफ दैट इज द रियलिटी, देन मुझे लगता है कि हम गलत चीजों के लिए खुद को कोस रहे हैं। मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ, एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ। क्या आप देखिए, मैंने 1998 में मेटलर्जी की पढ़ाई की। मेटलर्जी की पढ़ाई करने के बाद क्या किया मैंने, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं जमा तो मैं एक सिविल सर्वेंट बन गया। सिविल सर्विसेज से थोड़ा बोर हो गया तो मैं एक पुलिस वाला बन गया। फिर थोड़ा मूड चेंज हो गया, इसलिए मैं साइबर में चला गया, साइबर सिक्योरिटी में। तो मैं अभी 22 साल पीछे जाके देखता हूँ कि मैंने कुछ पढ़ाई की थी जिसका नाम था मेटलर्जी, जो तो मैंने आज तक कभी काम ही नहीं किया। अब मेरे साथ जैसे हजारों लोग देखेंगे दुनिया में कि जिनका एजुकेशन और उनका काम करने का तरीका कोई नहीं था, अलग था। मैं एक सबसे दुनिया का सबसे बढ़िया एग्जांपल देना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। सर चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सॉरी अपनी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, मतलब हमारा जिसको उत्क्रांतिवाद कहते हैं हम लोग, जो उन्होंने दुनिया के सामने रखा। सर चार्ल्स डार्विन was a physicist, और जब उनकी पढ़ाई चल रही थी तब उनकी तबीयत खराब हुई, इसलिए उनके अंकल ने उनको यूरोप से साउथ अमेरिका भेजा था। और ऐसे टहलते टहलते वो इक्वाडोर नाम के एक देश में जाके पहुंचे। आप यदि साउथ अमेरिका का नक्शा ओपन करके देखोगे तो इक्वाडोर कंट्री के लेफ्ट साइड में इक्वाडोर का ही एक आइलैंड हिस्सा है, जैसे हमारा अंडमान निकोबार है, उस आइलैंड का नाम है गैलापागोस। वो उस आइलैंड पे पहुंचे और उन्होंने कुछ पंछियों को देखना शुरू किया, और पंछियों को देखते देखते उनको द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, पूरी जेनेटिक्स की थ्योरी समझ में आ गई। लेकिन उनका जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, वो उस दुनिया के थे ही नहीं। तो ऐसे कई सारे दुनिया के एग्जाम्पल्स हैं कि हमारा एकेडमिक लर्निंग और हमारा करियर एक दिशा में नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक एग्जाम्पल है इंडिया का, एक सचिंद्र सान्याल करके एक ऑथर है, मैं शायद फर्स्ट नेम कुछ गलत बोल सकता हूँ, संजीव सान्याल, सॉरी। तो संजीव सान्याल जी एक इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट। इन्होंने IMF के साथ काम किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ काम किया है, दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी क्या है पता है आज? वो एक ज्योग्राफी
और हिस्ट्री की किताब लिखने वाले पॉपुलर ऑथर है, उनकी किताबें दुनिया भर में छपी जाती है। तो ही इज नो मोर नोन एज एन इकोनॉमिस्ट, ही इज मोर नोन एज अ हिस्टोरियन देन इकोनॉमिस्ट। सो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम लोग जिस तरह से करियर और एजुकेशन को लिंक करके जा रहे हैं ना, उसको डीलिंग करने की जरूरत है। नेक्स्ट पार्ट, पांचवा पार्ट, हमारी सारी मेंटेलिटी सिलेबस ओरिएंटेड हो गई। मतलब इसका जो सिलेबस है, मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटीज का 20-20 साल सिलेबस चेंज नहीं होता। दुनिया हर साल बदल रही है। आप बाहर जाओ तो हर साल आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। हमारा कॉलेज का सिलेबस वही किताब, वही एक्सपेक्टेड आंसर्स। सो सिलेबस ओरिएंटेड जो एजुकेशन है, इट इज नॉट लीडिंग टू जॉब क्रिएशन। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं सबको एक चैलेंज करना चाहता हूँ, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए सोचने की कि साला अच्छा हुआ कुछ दिनों के लिए नॉर्मल कॉलेज का एजुकेशन रुक गया, अच्छा हुआ कि हम लोग उस सोच से बाहर निकल रहे हैं, अच्छा हुआ हमें कुछ नया सीखने का तरीका मिल रहा है, कि सोच मिल रही है। क्योंकि हर दिन हम लोग सिलेबस के पीछे भागते 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 हम ये सोच से ही निकल जाते कि यार इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग है, वो अलग बिजनेसेस अलग स्किल्स चाहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, वो हम कब डेवलप करेंगे। एंड लास्ट एंड मोर क्रिटिकल पॉइंट जो मुझे हमेशा दर्द कर देता है कि इस देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ, हमारा टैलेंट, हमारा इंटेलेक्ट और हमारे मार्क्स का कोई लेना देना नहीं। मुझे आप खुद ही बताइए, आपके सामने कितने बार ऐसे एग्जाम्पल आ चुके होंगे कि जो टॉपर है और जो एवरेज मार्क वाला आदमी है, कॉलेज छूटने के बाद 20 साल के बाद देखो कि टॉपर कहाँ होता है, एवरेज मार्क वाला आदमी कहाँ होता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारा करियर प्रोग्रेशन और हमारे कॉलेज के मार्क्स एक मेल नहीं खाते। तो टैलेंट एक अलग चीज है और हमारा कॉलेज करिकुलम कुछ अलग टाइप का यार्डस्टिक दिखाता है और उसमें कई बार गलतियां हो जाती है। मैं ये आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आज कोविड की वजह से कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है, तो हमें ये सोचने का समय मिला है, ये ईश्वर ने दिया है हम सबको कि जिस एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत थी वो 50 साल में हमने किए ही नहीं। क्या कोविड ने हमें वो चांस दिया है? अब मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं, अब खुद को ये सवाल पूछिए और मुझे बताइए कि हम सारे लोग जो कॉलेज नहीं चल रहे इसलिए दुखी है, वो कॉलेज के लेक्चर नहीं हो रहे इसलिए दुखी है, या कॉलेज की कैंटीन बंद है इसलिए दुखी? यदि आपका मन कहता है कि 50% ये रीजन है कि कॉलेज का कैंटीन बंद है, जहां मेरे दोस्त नहीं मुझे मिल रहे हैं, तो आप कुछ नहीं गवा रहे। तो फर्स्ट, before I go to the next slide, which is going to be my probably last slide, but I'm going to speak for good 10 minutes on the slide. मैं ये चाहता हूं आप ये दिमाग से बात निकाल दीजिएगा कि यहाँ कोई क्राइसिस है, क्योंकि हम क्राइसिस माइंडसेट से सोचेंगे तो आगे वाली स्लाइड समझ ही नहीं पाएंगे। हमें पहले ये दिमाग में डालना पड़ेगा कि क्राइसिस हमें लगता था, वो क्राइसिस है नहीं। So let me go to the next slide. Exploring innovation. देखिए, मैं आपके सामने सिर्फ 5 पॉइंट फॉर्मूला रख रहा हूं और मैं उस फॉर्मूला में ये भी बताऊंगा आपको कि कॉलेजेस क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्सिटीज क्या सोच रही है, सरकार क्या सोच रही है, यूजीसी क्या सोच रहा है, और मैं आपको ये भी प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आपको क्या सोचना चाहिए। स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, मोटिवेट। देखिए, हम आज ऐसी दुनिया में आके पहुंचे हैं कि मुझे कोई पीछे से ढकेले अंदर और मेरे को बोले चल कल से तू इंजीनियर बनेगा। आपने देखी है 3 इडियट्स मूवी? 3 इडियट्स मूवी में सबसे पहले क्या होता है ना, वो बच्चा पैदा होने के बाद बोलता है ना मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। आपने देखी है? तो यदि इस तरह से कोई आपको पुश कर रहा है तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आज की दुनिया, आज जहां दुनिया खड़ी है वहां सिर्फ वही आदमी आगे जाएगा जो खुद मोटिवेटेड है।
आपको ये सोचना है, मतलब मेरे पिताजी ने करीब एक जमाने में घर में एक सुविचार लिख के रखा था, वो ये था, बचपन खेल में खोया, जवानी निन्न वर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो अ, मैंने कई सारे मेरे कॉलेज की दुनिया में मेरे फ्रेंड्स देखे हैं जो बोलते हैं, चल आज यार टाइम पास करते हैं, चल ना टाइम पास करते हैं। अभी रियलिटी ये है कि टाइम पास ऐसे ही हो जाता है। मतलब मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक घंटा में कुछ भी ना बोलूं तो भी टाइम पास हो जाएगा, कुछ बोलो तो भी टाइम पास हो जाएगा। तो आपको टाइम पास कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, ये चॉइस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं किताब पढ़ के टाइम पास कर सकता हूँ, या मैं सिर्फ टीवी देख के टाइम पास कर सकता हूँ? तो मुझे टाइम वेस्टर्स क्या है समझना है, टाइम इन्वेस्टर्स क्या है समझना है, ये दोनों में फर्क करना बहुत जरूरी है। तो आज की स्थिति में वही लोग आगे बढ़ेंगे, और वो लोग जरूर आगे बढ़ेंगे जो खुद मोटिवेटेड है। जो लोग अगले 6 महीने के बाद ये सोचते हैं कि आज मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं आज यहाँ खड़ा हूं, मुझे उस मकान पे जाके खड़ा है, उस पायदान पे जाके खड़ा होना है। तो आपको देखना है आपके स्किल्स क्या है, आपके नॉलेज क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, और इन तीनों स्तरों पे काम करना। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जो लोग अभी खाली बैठे हैं उनको मैं अपना खुद का एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं हम जैसे इंडिया में लॉकडाउन है, हांगकांग में भी लॉकडाउन था, लोग घर में बैठे हैं, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? तो मेरे को समझ में आ रहा था कि ऑफिसेज बंद है लेकिन योगा क्लासेस चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो यार योगा कर लेते हैं। जब मैंने देखा कि ऑफिसेज बंद है तो लैंग्वेजेस की क्लासेस चल रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं चाइना के एरिया में रहता हूं, एक बार चाइनीज लैंग्वेज सीख लेते हैं। दुनिया बोलती थी चाइनीज बहुत डिफिकल्ट है, हमने सीख ली थोड़ी थोड़ी। तो आज मैं किसी के साथ बात कर रहा था, मैंने बोला ओसी ग्वांतम हुआ सियू सियू, मतलब मुझे चाइनीज थोड़ी थोड़ी आती है। तो अभी सोचो किसी भी दूसरे देश के आदमी को मैं उस भाषा में बात करूं तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप खुद को मोटिवेट करो, देखो कि आपके स्किल क्या है। मुझे पता है, मैंने जब बिहार छात्र संसद से बात कर रहा था, मुझे कई लोगों ने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। So I challenge all of you guys. There are so many YouTube videos. There are so many online classes. Can't you join one of those classes and start improving your English? Think of it. 3 महीना आइडल रहने से अच्छा कि 3 महीना में कुछ नया सीख लूं। मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा आपको। एक वेबसाइट है www.edx.org, edx करके। इस वेबसाइट पे दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी के कोर्सेस होते हैं। क्या हम ऐसे कोर्सेस अटेंड नहीं कर सकते? अब मैं बताता हूँ कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस क्या कर रहे हैं। मैंने ज्यादातर यूनिवर्सिटी से मैं बात करता हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत ज्यादा टेक सेवी हो रहे हैं, और हो सकता है कि अगले साल सारे यूनिवर्सिटीज का अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% एजुकेशन ऑनलाइन हो, उसका मटेरियल ऑनलाइन हो जाएगा, उसके एग्जाम्स ऑनलाइन हो जाएगी। तो ऑनलाइन एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 साल हमारी जिंदगी बनने वाली, और हो सकता है कि एक बार ये आदत लग गई वापस नहीं आएंगे हम लोग। 10-15 साल पहले मोबाइल नया था, लेकिन एक बार आदत लग गई, लत लग गई, तो मोबाइल हमारी जिंदगी का पार्ट बन गया। तो I can clearly see that all colleges are heading towards that. At least 20% of syllabus will be online, and we will be forced to adopt that particular model. So why not to start now? So that's one part motivation. Second is envision. देखो हमारे समय क्या होता था कि माँ बाप ने बोला इंजीनियर करो तो इंजीनियर बन गए, माँ बाप ने बोला इस कॉलेज में जाओ, कर लिया। जब तक माँ बाप की मर्जी चलती थी तब तक हम माँ बाप के इशारे पे चलते थे। जिस दिन माँ बाप का कंट्रोल खत्म हो गया, आदमी खुद का दिमाग से काम करना शुरू करता था। लेकिन उस समय तक पहुंचने के लिए हमारी 20 या 25 साल की जिंदगी चली जाती थी। आप ये सोचो कि मुझे 5 साल के बाद क्या बनना है, आप क्या देखना चाहोगे, आप कहाँ होना चाहिए, और वो यदि करना है तो आप ये सोचो
कि हमारे जमाने में आज सोचो कि ये कोरोना वायरस शायद 25 साल पहले आता तो दुनिया के लिए जीने का कोई सहारा नहीं था, पता है आपको? आज आपके साथ सामने इंटरनेट है। आप सोचो 1995 में हमारे कॉलेज के जमाने में कोरोना वायरस आता तो तब इंटरनेट नहीं था। मैंने पुणे में, मैं जिसको जहां से पढ़ा हूँ, पहला इंटरनेट कैफे 95 में खुला था। उसके पहले कोई इंटरनेट कैफे भी नहीं था। और आपको पता है 1 घंटे का चार्ज कितना था इंटरनेट का? 120 रुपया घंटे का। उस जमाने में मोबाइल नहीं थे। मैंने जब मसूरी में पहली सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने के बाद जब मसूरी में पहली ट्रेनिंग की 2002 में, तो किसी भी अफसर के पास मोबाइल नहीं था। 2004 में लोगों के पास मोबाइल थे। तो आप ये समझना चाहिए कि आज इस टेक्नोलॉजी ने आपको बचाया है, लेकिन उसका आप क्या फायदा उठा सकते हैं? उसका सबसे बड़ा फायदा आप ये उठा सकते हैं, सोचो भविष्य के बारे में। ये मत सोचो कि मुझे 4 दिन में क्या करना है, एक हफ्ते के बाद क्या करना है। ये सोचो मुझे 3 साल 5 साल के बाद